अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर के इलाके सिकंदराबाद में वाक़े कस्तूरबा कॉलेज में गैस या केमिकल के खराज की वजह से बाज़ तालिबात मुतासिर हो गई। मारकपल्ली में वाक़े कॉलेज के साइंस लैब में केमिकल गैस के खराज की वजह से वहां मौजूद तुलबा खौफजदा हो गई और भगदड़ मच गई। गैस के खराज और भगदड़ की वजह से 8 तालिबात के मुतासिर होने की इत्तलात है। तालिबात सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रही थी। इत्तला मिलते ही कॉलेज इंतजामिया ने मुतासरीन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। गैस के खराज के तालिबात के मुतासिर होने की इत्तला मिलते ही कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिबात के माँ बाप परेशान हो गए और वो पहले कॉलेज और वहां से हॉस्पिटल पहुंच गए। स्कूल इंतजामिया और पुलिस की जानिब से इस वाक़े की छानबीन की जा रही है। टीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता के खिलाफ बयान देने पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की क़यामगाह पर टीआरएस के कारकुनों ने तोड़फोड़ की। बताया गया है कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने कविता के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कोशिश का इल्जाम लगाया था, जिस पर बरहम कविता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बीजेपी रुकने पार्लियामेंट को संगीन नताइज का इंतबाह दिया। दूसरी तरफ टीआरएस कारकुनों ने हैदराबाद में वाक़ अरविंद की क़यामगाह पर तोड़फोड़ की। उस वक्त अरविंद घर पर नहीं थे, उनकी मां घर पर मौजूद थी, जिन्होंने टीआरएस कारकुनों की इस हरकत की मजम्मत की और पुलिस में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। పూర్తిగా కూడా ఇక్కడ అయితే ఏర్పడినటువంటి దృశ్యాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ముందుగా ఇంట్లో కూడా వచ్చి ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ అంతా కూడా ధ్వంసం చేసింది, కార్లను కూడా ధ్వంసం చేశారు. అంతేకాకుండా లోపల ఉన్నటువంటి टीआरएस एमएलसी के कविता, जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, उन्होंने निजामाबाद से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की तरफ से उन पर लगाए गए इल्जामात को मज़ाक़ खैज करार दिया और कहा कि इस मौजू पर एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने बातचीत की थी। ये बात गलत है। उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। जुमे के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद ने पहले ही दिन से एक रुकने पार्लियामेंट जैसा बर्ताव नहीं किया, जैसे उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान झूठे वादे किए थे और उसी बुनियाद पर उन्होंने इंतखाब जीता, लेकिन इंतखाब जीतने के बाद भी उनके मियार में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी ज्वाइन करने की पेशकश मिली थी और तेलंगाना में महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे मॉडल को नाफिज करने की बीजेपी ने कोशिश की थी। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया था, उन्हें यकीन दिलाया गया था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आईटी और सीबीआई के छापों की उन्हें धमकी नहीं दी जाएगी। कविता ने अरविंद से सवाल किया कि किस मकसद के लिए वो कांग्रेस पार्टी के लीडरों से राब्ता करेंगी। उन्होंने कहा कि अरविंद ने उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने वाजे किया कि उनका टीआरएस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं होता और वो कभी अपने ख्वाब में भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार नहीं करेंगी। 2006 నుంచి 2022 వరకు ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా నేను పర్సనల్ గా తిట్టలేదు. ఎప్పుడు ఇష్యూ మీదనే మాట్లాడాను. చాలా సార్లు విలేకరులు మిత్రులు అడుగుతారు, కొద్దిగా టెంప్టింగ్ అక్క ఇట్లా మాట్లాడు అట్లా మాట్లాడాలి. నేను ఒకటే చెప్పిన, ఇష్యూ మీద మాట్లాడతా బ్రదర్, నేను వ్యక్తుల మీద మాట్లాడాలి. కానీ వాళ్ళ వ్యక్తి మీద వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నా. నేను అరవింద్ గుర్తుపెట్టుకో, ఇంకోసారి నా గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే నిజామాబాద్ చౌరస్తాలో చెప్పుతో కొడతా, మామూలు కూడా కాదు. తమాషాలైతే చూస్తూ ఊరుకుంటుంటే భాష లేదు, పద్ధతి లేదు, మాట లేదు, మంతి లేదు, కేసీఆర్ గారు గౌరవం లేదు, ఇంకోరు లేదు. ఏం చేసినా నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంది తెలంగాణకి? ఎందుకోసం మాట్లాడుతున్నా ఇట్లా? ఎవరి మీద పడితే వాళ్ళ మీద ఎంత పడితే అంత మాట మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటావు అనుకుంటున్నావా? బిడ్డ చెప్తున్నా, ఎక్కడికి పోతావో ఎన్నికలలో ఎంత వేడి ఓడిస్తా నిన్ను. అదే విధంగా ఇట్లా మాట్లాడినావు అనుకో, మామూలుగా అన్నం పట్టుకొని అంతం బిడ్డ ఎక్కడికి పోతా అక్కడ. తమాషాలు అయితేనే చూస్తూ ఊరుకుంటుండే. రాజకీయం చేయి, ఇట్లా పిచ్చేషాలు లేకు, ఇంకొకసారి మాటలు రావనుకోకు. कैसीनो गेट मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से तलब किए जाने पर टीआरएस एमएलसी एल रमला आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने बेचैनी की शिकायत की, जिस पर उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईडी के एहलकार उनसे कैसीनो गेट के सिलसिले में पूछगछ कर रहे थे। पूछगछ के दौरान रमला का ब्लड प्रेशर लो हो गया। चिकोटी प्रवीण के बयानात और ईडी ने कैसीनो लेन देन और फेमा के जवाब की मुबैना खिलाफ वर्जी के सिलसिले में अब तक 130 लोगों के खिलाफ जारी किए गए बयानात की बुनियाद पर कई कायदीन से पूछताछ की है। ईडी हुकाम जनवरी से जुलाई 2022 तक के लेन देन को देख रहे हैं। ईडी ने तेलुगु रियासतों के लोगों से पूछगछ की है, जिन्होंने साल के दौरान गोवा, नेपाल, थाईलैंड और हांगकांग का दौरा किया। हाल ही में तलसनी श्रीनिवास यादव के भाइयों से भी इसी मामले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की थी। वज़ीर आईटी और सनत के टी रामाराव ने हैदराबाद में मुनक़िदा पाम ऑयल कंपनियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील 2 जून 2014 को अमल में आई। तेलंगाना रियासत सिर्फ 8 साल में बेमिसाल तरक्की की मंजिलें तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान 9 बिलियन वैक्सीन तैयार करने का एजाज तेलंगाना को हासिल हुआ। इसके अलावा 40% फार्मा का प्रोडक्शन भी तेलंगाना से ही होता है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में हैदराबाद में नॉलेज सिटी का क़याम अमल में आया, जिससे दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के दफातर यहाँ कायम हुए। इन कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, एप्पल और दीगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तेल की पैदावार बेहतर अंदाज में करने की वजह से यूक्रेन जंग के मौके पर वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के दानिशमंदाना फैसले की वजह से यहाँ पर तेल की किल्लत का मसला दरपेश नहीं आया। उन्होंने मुल्क भर से आए हुए मुख्तलिफ तेल की कंपनियों के जिम्मेदारों से कहा कि वो तेलंगाना और हैदराबाद में बगैर किसी खौफ के सरमायाकारी करें। केटीआर ने बताया कि तेलंगाना में किसी भी कंपनी के क़याम के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त लगता है और 1 दिन की भी ताख़ीर करने पर मुतालिका अहदेदारों के खिलाफ हर एक रोज़ के हिसाब से 1000 रुपये जुर्माना आयद होता है। इस तकरीब को वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और दीगर ने भी खिताब किया। of India, and most definitely a very important life sciences hub in the rest of the world as well. And not too far from where you're seated right now at this hotel, if you get out and if you travel a bit on the left side, you would end up in the Hyderabad Knowledge City and Hyderabad Financial District, which is where some of the most prominent technology companies of the world have chosen
to set up their largest campuses outside of their headquarters. The who's who of technology industry: Apple, Meta, Amazon, Uber, Salesforce, Microsoft, Google, Micron, Qualcomm, the list goes on. It's a huge, huge list. All of their second largest campuses in the world are actually here in Hyderabad. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने आज हाईटेक सिटी में वाक़े एल&टी मेट्रो बिल्डिंग के अहाते में एल&टी इन्फोटेक के नए दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बात करते हुए केटीआर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत प्लग इन प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि टियर 2 सिटीज़ जैसे वरंगल, करीमनगर, निज़ामाबाद, खम्मम, महबूबनगर, नलगुंडा और आदिलाबाद में कंपनीज को अपने ऑपरेशंस शुरू करने चाहिए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी की जो मुख्तलिफ कंपनियों की जो एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को हैदराबाद तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उन्हें टियर 2 सिटीज़ में भी नए मौके तलाश करने चाहिए जिससे मकामी नौजवानों को रोज़गार फराहम होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में वाक़ IT कंपनीज बेंगलुरु या दूसरे शहर जाने के बजाय तेलंगाना की ही टियर 2 सिटीज़ में जाने को तरजीह दे रही हैं। केटीआर ने इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारों की तारीफ की जहां पर काबिल तुलबा इन IT कंपनीज के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के बहुत वसी मौके मौजूद हैं और कंपनीज को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। Done more than what is needed. Even Hyderabad, while we have a lot of flyovers, underpasses, a beautiful, metro. In spite of all this, it's a challenge to make people move away from cars and private vehicles to start using public transport, etc. So what I've been pitching over the last 7-8 years is we need to start looking at tier 2 towns like Warangal, Karimnagar, Nizamabad, Khammam, Mahbubnagar, Nalgonda, Adilabad. The reason why I say this is because Nachiket and Manoj, more importantly, because HR needs to sign off on this. What will happen and what should happen going forward is, from state perspective, we are investing heavy money into building plug-and-play infrastructure in tier 2 towns. In fact, all the towns that I just mentioned, we have built plug-and-play infrastructure so that some functions, not all need to be done in Hyderabad. The high end of the spectrum should be done here. The higher value work can be done here. But there's plenty of work that can be pushed to tier 2 towns. Because if you look at the trends in the industry, if you look at the trends everywhere in the world, not just in India, you'll realize that attrition is growing in the larger metros. So if you want to stay alive, if you want to stay competitive, I think the smaller town boys. वज़ीर जंगलात इंद्र करण रेड्डी ने कहा कि महकमे जंगलात रियासत में जंगलात की तरक्की और जंगलात पर मुनहसर कम्युनिटीज़ की माश को बेहतर बनाने के लिए साइंसी इक़दाम का इस्तेमाल कर रहा है। वो USAID और सेंट्रल फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम Forest+2 से खिताब करे थे। उन्होंने प्रोग्राम में एग्रो फॉरेस्ट वेब पोर्टल कम्युनिटी बेस्ट इकोसिस्टम टूरिज्म का आगाज़ किया। उन्होंने हरितारम प्रोग्राम और जंगलात के दीगर इक़दाम के जरिए रियासत में जंगलात के अहाते को बेहतर बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की सरगर्मियों की वजाहत की। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स, मिशन काकतिया, चेक डैम और दीगर की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि हरितारम की वजह से तेलंगाना एक हरियाली वाली रियासत में बदल गया है। रियासती वजीर बराए सयाहत श्रीमास गौड़ ने जुमे को शहर में स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट में इंडियन फोटो फेस्टिवल 2022 के 2 रोज़ा 8वें एडिशन का इफ्तिताह किया। इस फोटो फेस्टिवल में 40 मुख्तलिफ ममालिक के तकरीबन 350 फोटोग्राफर्स ने अपना काम नुमाइश के लिए रखा है। तकरीबन 1500 तस्वीर इस एग्जीबिशन में रखी गई हैं।
रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासती हुकूमत सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट तालीमी इदारों में तब्दील करने के इक़दाम कर रही है, जहां वो अग्रवाल समाज के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। उन्होंने तुलबा में जूते तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वो इस स्कूल को रियासत के बेहतरीन स्कूलों में तब्दील करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मनाबस्ती मना बड़ी प्रोग्राम का तस्वुर किया था ताकि स्कूल के माहौल को सीखने के लिए दोस्ताना और तुलबा के मवाफिक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस मकसद के लिए रियासत भर में तकरीबन 7,200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने मजीद बताया कि पहले मरहले में 33% स्कूलों का इंतखाब करके उनकी तरक्की का काम किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मुंतखब स्कूलों में बुनियादी सहूलतें, खेल के मैदान और सीखने का माहौल तैयार किया जाएगा। मंथनी के साबिक एमएलए पोटा माधव ने टीआरएस छोड़ने की खबरों की तरदीद की और कहा कि वो अपने जाती काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। उन्होंने कहा कि वो निचली सतह से आए हैं और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उन्हें एमएलए बनने का मौका दिया। उन्होंने मजीद कहा कि वो जिला परिषद की फलाह बहबूद के लिए काम करने पर खुश है। उन्होंने कहा कि उनका मंथनी में ज्यादा मुकाबला नहीं है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो जबरदस्त अक्सरियत से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी में उनकी माकूल अहमियत है और हुकूमत ने उनके हल्के के लिए करोड़ों रुपए जारी किए हैं। गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर ने कहा कि बीजेपी मुल्क में बीसीस के खिलाफ है और कहा कि मरकज में बरसर इख्तिदार पार्टी ने अपने 8 साल दौरे हुकूमत में मुल्क में बैकवर्ड क्लासेस पर कोई खास एहसान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के ओबीसी ग्रुप और बीसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इंसाफ के मुंतजिर थे, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि समाज के तमाम तबकात के लोग मुल्क में वज़ीर आज़म के खिलाफ हैं। विनय भास्कर ने जुमे को टीआरएस एलपी के दफ्तर में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने काबीना की सीटों की तकसीम और मुल्क में बैकवर्ड क्लासेस की मरदमशुमारी कराने में भी ओबीसी को धोखा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पहले कांग्रेस पार्टी ने परवाह नहीं की और फिलहाल बीजेपी हुकूमत भी मुल्क में बैकवर्ड क्लासेस को नजरअंदाज कर रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस रियासत में जहरीला माहौल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस के दरमियान कई चीजें दांव पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से उनके इख्तिलाफात में शिद्दत पैदा हो गई और आपस में रस्साकशी जारी है। इसी वजह से बीजेपी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के साथ छापे मरवा रही है, जबकि रियासती हुकूमत एसीबी, एसजीएसटी और पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हुए छापे मार रही हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें तनाज़ात की आड़ में 8 साल की नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसलों पर जब भी किसी ने सवाल किया तो उस पर हमला किया जाता है। रेवंत रेड्डी ने जुमे को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में एमएलएस को लेना यानी एमएलएस की पोचिंग को लेकर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का स्टैंड मज़हब का खैज़ है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जिन एमएलएस को कांग्रेस से खरीदा था वही एमएलएस बीजेपी के हाथों बिकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो एक बार बिक गया उसे बार बार खरीदा और बेचा जा सकता है और ऐसा ही टीआरएस के साथ हुआ। जिन 4 अराकीन असेंबली को बीजेपी ने मुबैना तौर पर खरीदने की कोशिश की है उनमें से 3 अराकीन असेंबली पहले कांग्रेस से मुंतखब हुए थे, उसके बाद टीआरएस में शामिल हुए। వ్యాపారస్తులు, రాజకీయ నాయకులు, ప్రజా సమస్యల మీద మాట్లాడే వాళ్ళందరినీ కూడా స్వేచ్ఛ లేకుండా నిర్బంధించి కేసులు పెట్టి వేధింపులకు పాల్పడి రాజకీయం అంతా రాజకీయ చర్చను ఈ 2 రాజకీయ పార్టీల మధ్యలోనే జరిగే విధంగా పేపర్లు కావచ్చు, టీవీలు కావచ్చు,
నిత్యం ఈ చిల్లర పంచాయతీ చుట్టూతోనే చర్చలు జరిగే విధంగా అంటే జుగుప్స కలిగించే అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ అసహ్యకరమైన పదజాలాన్ని వినియోగిస్తూ ప్రజా साबिक वजीर और कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमतों में मुस्लिम कोटे को मौजूदा 4% से कम करके 3% करने की इत्तलात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। जुमे को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में तेलंगाना स्टेट एंड सबऑर्डिनेट रूल्स के कवायद 22 और 22A के तहत बराह रास्त भर्ती के लिए रोस्टर पॉइंट्स का तयन करते हुए एक जियो जारी किया। इन नए कवायद में मुलाजमतों में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% के बजाय 3% कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के इस सिलसिले में उन्होंने एक ख़त लिखा और इस रोस्टर पर वजाहत तलब की है। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत इस पर वजाहत नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगी। मरकज को भिजाया गया। मरकज ने बार बार इनको उसके बारे में डिटेल्स पूछे, इसके वजह बताओ कि क्यों रिजर्वेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जवाब तभी अभी तेलंगाना सरकार ने नहीं दी। लेकिन अभी कल परसों से लोगों में एक तशवीश और एक डर सब पैदा हो गया है। क्या मुसलमानों का रिजर्वेशन 4% जो था उसको ख़त्म करते हुए 3% यानी घटाकर 3% का जो रोस्टर सिस्टम है वो रोस्टर में 4 से 3 सीट हो गए, यानी रिजर्वेशन पर एजुकेशन, तालीम में और सरकारी नौकरियों में 1% घटा दिया है। ये जो डस्ट कर रहा है कितना सच है, इसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को आज अपना एक खत लिखा है। इस खत में डिमांड कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को कि फौरी इसका जवाब दें। क्या है सही है कि आप 4% को 3 करे हैं? अगर नहीं करे हैं गलती से फिलहाल तो उसको बोल दीजिए कि प्रिंटिंग में गलती हो गई थी, ये बराबर 4 का 4 है। नहीं 3 कर दिए तो क्यों 3 करे, उसके वजह बताओ। इस तरीके से हर जगह 11 यूनिवर्सिटी से तेलंगाना में एक भी मुस्लिम के वाइस चांसलर नहीं बनाए गए। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन के मेंबरों में एक मेंबर नहीं बनाए गए। बजट 1400 करोड़ दिया गया, लेकिन अभी तक बजट में 50% भी खर्च नहीं किया गया। तो इस तरीके से अक़लियतों की हुकूमत बिल्कुल नेगलेक्ट कर रही है। ना अपने 8 साल में कभी चीफ मिनिस्टर बुला के रिव्यू भी नहीं करते कि मुसलमान माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का क्या डेवलपमेंट है, क्या उसका रिव्यू भी नहीं करते हैं। लेकिन TRS के लोग हैं जो थकते नहीं बात करते करते कि हमारे CM गांधी है, हमारे CM है। मैं ये चाह रहा हूँ कि TRS मेरा ये मशवरा है कि आप लोग इमाम निज़ामीन बनना छोड़ो, मुतालबा करो क्यों ये 4% से 30% किस बेस पे किया गया है। आज 4% कांग्रेस देने से 20 लाख बच्चे आंध्रा और तेलंगाना के अंदर तालीम याफ्ता बने हैं। उन घरों में एक रोशनी आई है, तालीमी रोशनी, उसको फिर अंधेरे में क्यों ले जा रहे हो? आप दूसरों के बारे कर रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमसे जो कर रहे हैं। सदर YSR तेलंगाना पार्टी वाया शर्मिला की पदयात्रा आज 213वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने आज 3300 किलोमीटर का फासला तय करते हुए करीमनगर जिले के कई मंडल्स की आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग को मुखातिब करते हुए रियासती बीजेपी कायदीन और मरकजी वज़रा से सवाल किया कि क्यों वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की बदनवानी के खिलाफ वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि मरकजी वज़रा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी TRS हुकूमत की बदनवानी की बात तो करते हैं लेकिन उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने बीजेपी कायदीन से इस सिलसिले में वजाहत करने का मुतालबा किया। ఏమన్నా మళ్ళీ నమ్ముతారా?
ఈసారి మళ్ళీ కేసీఆర్ గారిని నమ్మి మోసపోతే అసలు మీ బిడ్డలే మిమ్మల్ని క్షమించరు. అమ్మా, ఇప్పటికే కేసీఆర్ చేతుల్లో బంగారం లాంటి రాష్ట్రాన్ని బంగారు తునక రాష్ట్రం అన్నాడు. కేసీఆర్ సార్ చేతుల్లో పెడితే మరి ఏం చేసిండు? కుక్కలు చింపిన విస్తరిలా తయారైంది తెలంగాణ. ఒక్క వర్గానికైనా మేలు చేసిందా? పోని రైతులన్నా బాగున్నారా? రైతులకి రైతు బంధు ఇస్తున్నారని గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ సార్. 5,000 ఇయ్యంగానే రైతులు కొట్టిసార్లు అయిపోతారన్నా? 5,000 ఇయ్యంగానే రైతులు కార్లలో తిరుగుతారా? అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఎన్ని मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के कौमी सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने कहा कि मरकजी हुकूमत शेड्यूल कास्ट की दर्जाबंदी पर खामोशी अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका ग्रुप 2 तेलुगु रियासतों और मुल्क में एससी जमराबंदी के लिए एक एक्शन प्लान पर गौर कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एससी की दर्जाबंदी की हिमायत कर रही है, लेकिन इस सिमत में कुछ इकदाम नहीं उठा रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट के आइंदा सरमाई इजलास में एससी कैटेगराइजेशन बिल पेश करे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आज कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया, जब पोस्ट ग्रेजुएट तुलबा और निज़ाम कॉलेज के तुलबा ने E2 हॉस्टल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में धरना दिया। उन्होंने वाइस चांसलर के दफ्तर में काफ़ी तोड़फोड़ की। इन तुलबा ने मुतालबा किया है कि उन्हें मेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इन तुलबा के मुताबिक OU इंतज़ामिया की तरफ से हाल ही में E2 यानी जिसमें एक रूम होता है और 2 सेपरेट सिंगल बेड्स होते हैं, इन कैंपस को निज़ाम कॉलेज के PG स्टूडेंट्स को दिया गया है, लेकिन मेस की फैसिलिटी उनके लिए अभी तक मुहैया नहीं करवाई गई है। पुलिस ने इन एहतजाजी तुलबा को गिरफ्तार कर लिया। कुंवर भीम आसिफाबाद जिले कागजनगर के वजाफा में कुछ लोग शेर को देखकर घबरा गए। उन्होंने बताया कि कागजनगर में चेक पोस्ट के करीब एक शेर को सड़क पार करते हुए देखा गया। इत्तला मिला पर महकमे जंगलात के एहलकार वहां पहुंचे और उसके पंजों के निशानात पाए। मीडिया से बात करते हुए मकामी लोगों का कहना था कि उन्होंने सड़क के किनारे झाड़ियों में चीखने की आवाजें सुनी थी। मकामी लोग हुकाम से शेर को फौरी पकड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। मालूम हुआ कि एक शेर ने कबायली पर हमला किया और उसे घसीटकर करीबी पहाड़ी पर ले गया। शहर के इलाके मैलादेव फली में आग लगने का भयानक वाकया पेश आया। पुलिस और मकामी जराये के मुताबिक लक्ष्मीगुड़ा में वाक़ फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही दिखते शोले बुलंद होने लगे और सारे इलाके में कसीब धुएं के बादल छा गए। मकामी अफराद ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी। उन्होंने इब्तदाई तौर पर आग बुझाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। फौरी तौर पर आग लगने की वजह और नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। शहर में कल रात सुनीता बोया नामी खातून ने एक बार फिर गीता आर्ट्स ऑफिस के सामने बरहना होकर एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि उसे फिल्म प्रोड्यूसर बन्नी वासु ने धोखा दिया। वो काफी अरसे से ये इल्जाम लगा रही है। कई बार गीता ने आर्ट्स ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से पुलिस ने उसे साबिक में एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल किया और उसके बाद उसके अरकान खानदान के हवाले कर दिया। जुमेरात की रात देर गए खातून के बरहना एहतजाज की इत्तला के साथ ही जुबली हिल्स पुलिस वहां पहुंच गई और उसे कपड़े पहनाए गए। एहतजाजी खातून ने पुलिस के इल्म में बात लाई कि उसे अपने माहाना अखराजात में परेशानी हो रही है। पुलिस ने तयखुन दिया कि प्रोड्यूसर की टीम किसी दूसरे मकाम पर है और उनकी वापसी के बाद इस मसले पर बातचीत की जाएगी और उसे वहां से भिजवा दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने भोले भाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर धोखा देने वाले शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 27 साल दीपक शर्मा मुतवत्ती नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने बंजारा हिल्स इलाके में एक कंपनी कायम करते हुए लोगों को घरों से काम करने का मौका फराहम करने के नाम पर धोखा दिया था। मुलजिम और उसके साथियों ने जुलाई 2021 में अखबारात में इश्तिहारात शाये करते हुए बात फैला दी थी कि किताबों को डिजिटल शक्ल देने, नावलों की स्कैनिंग और किताबों की इशाअत का काम दिया जाएगा, जिसे घर बैठे करना होगा। इस काम का माकूल मुआवजा देने का भी वादा किया गया। इस तरह मुलजिम ने 620 अफराद से करीब 15 करोड़ रुपए डिपॉजिट के तौर पर वसूल किए और 3 से 4 माह तक माहाना मुआवजे की अदायगी के बाद वो रकम के साथ फरार हो गया। इस मामले में पहले बाज़ मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।